पहलगाम आतंकी हमले के बाद 7 तारीख की रात को जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, उस वक्त आपने एक खबर सुनी होगी कि एक मस्जिद पर मिसाइल दागी गई है, ड्रोन दागा गया है और ये एजेंडा बहुत चलाया था पाकिस्तान की तरफ से। वो बात सही थी कि एक मस्जिद पर जरूर ड्रोन दागा गया था, लेकिन क्या आपको पता है कि इंटेल ऐसी थी कि मसूद अजहर उस वक्त वहां मौजूद था, हर रोज वो वहां आता था, लेकिन उस दिन कुछ घंटों से उसकी किस्मत जो है वो सही रही। 10 बजे तक वो उस मस्जिद के अंदर था, लेकिन 10 बजे के बाद वो वहां से निकल गया, जिसकी वजह से वो बच गया। अब आइए, बहावलपुर का जो कैंप था उसमें जब हमला किया गया, मसूद अजहर के परिवार के 14 लोग मारे गए, जिसे पाकिस्तान की सरकार ने 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की भी बात कही है। लेकिन अब वही मसूद अजहर, जैश ए मोहम्मद का सरगना, खुद तो पाकिस्तान बॉर्डर से तो इन्फिल्ट्रेशन नहीं कर सकता, लेकिन अब उसने एक दूसरा रास्ता चुना है। ऐसा कहा जा रहा है रास्ता है बांग्लादेश से होते हुए म्यांमार का। म्यांमार से अब म्यांमार के युवाओं को वो आतंकी बना रहा है। कुछ युवा गए हैं पाकिस्तान, उसके आतंकी कैंप में ट्रेनिंग लेकर वापस आए हैं वो म्यांमार में। इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि भारत के लिए ये क्या एक और फ्रंट म्यांमार वाला भी खुल जाता है। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी अनुपम प्रसून। सर, बहुत बहुत स्वागत। सर देखिए, नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों से म्यांमार का जो बॉर्डर है वो लगता है। मणिपुर पहले से ही पिछले 2-3 साल से अशांत है। अब अगर जैसे मोहम्मद के जो पैर हैं वो पसारे जाते हैं म्यांमार में, तो भारत के लिए कितनी बड़ी समस्या? देखिए, समस्या तो बहुत बड़ी है। जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले कहा कि एक नया फ्रंट खुल सकता है, फ्रंट बल्कि खुल चुका है। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि जिस वक्त भारत और पाकिस्तान का टेंशन चल रहा था और भारत पाकिस्तान में युद्ध चल रहा था, उसी वक्त म्यांमार के बॉर्डर से एक नया फ्रंट खुला हुआ था। हमारी जो सेना है और हमारे जो सशस्त्र बल हैं, जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं, वो वहां पर फाइट कर रहे थे उग्रवादी संगठनों से, आतंकवादी संगठनों से। मैं आपको कुछ चीज बताना चाहता हूं कि म्यांमार से लेकर बांग्लादेश तक ये 2 ऐसे सेफ पैसेज हैं जहां पर पाकिस्तान रोहिंग्याओं के एक बड़े समूह को ट्रेनिंग दे रहा है और फिर उनको म्यांमार के रास्ते भारत में घुसाने की कोशिश कर रहा है। हम आपको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहते हैं। जब बांग्लादेश में स्थिरता आई थी, हमने देखा था उस समय बांग्लादेश में बैठे कुछ ऐसे संगठन थे जो आतंकवादी संगठनों की श्रेणी में आते हैं। और इन संगठनों का काम क्या था पता है? इन संगठनों का काम यही था कि बांग्लादेश में जो मुसलमान रह रहे हैं उनको हिंदुओं के खिलाफ कुछ ऐसी चीज दिखाओ जिससे वो मुसलमान भड़क जाए और हिंदुओं के खिलाफ मतलब अत्याचार की सीमा पार कर दे। और ये हुआ भी। मैं उनके नाम आपको बता देता हूं। देखिए, जो ये सारा काम कर रहे थे उसमें सबसे बड़ा जो नाम था वो था अंसारुल्लाह बंगला टीम का। हाँ। ये ऐसी चीज थी जो पैम्पलेट छपवाती थी और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करवाती थी, फोटो मॉफ करवाती थी। दिखाया जाता था कि माँ दुर्गा के चरणों में कुरान रखा हुआ है, इस तरह की चीजें दिखाया जाता था। ये अंसारुल्लाह बंगला। इसके अलावा जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, इसके अलावा हिजबुल तहरीर, जमात इस्लामी, हरकतुल जिहाद इस्लामी बांग्लादेश, ये सारे वो संगठन थे। और इन आपको एक चीज और जो हैरान करने वाला इंफॉर्मेशन है, इन सारे लोग संगठनों में रोहिंग्याओं को भरा गया है। ये इसमें ज्यादातर लोग रोहिंग्या हैं और इनको पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत में एंट्री कराई जाती है। एक और बहुत हैरान करने वाली रिपोर्ट आई थी कि इनको स्लीपर सेल्स की तरह, जैसे आपने देखा होगा कि OGW बना लिए जाते हैं, जो जम्मू कश्मीर के स्लीपर सेल्स होते हैं उनको OGW कहा जाता है। आप इनको एक OGW की तरह मान सकते हैं। ये पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत में दाखिल हुए हैं और चिकन नेक के आसपास के एरिया में ये फैल गए हैं। अभी बहुत बड़ी कार्रवाई गुजरात में हुई थी। आपने देखा होगा जब मतलब वहां से इनको खदेड़ा गया। दिल्ली में कार्रवाई हुई तो जाहिर सी बात है ये भारत में तो घुस चुके हैं और अब ये धीरे धीरे बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहे थे। इनके पास 2 चीजों की कमी थी, इसीलिए कुछ भारत का बिगाड़ नहीं पा रहे थे। पहली चीज, इनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी। जैसे आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है तो वो लड़ाई लड़ते हैं। आपने देखा होगा सेना के जवानों पर वो फायरिंग कर देते हैं जी। और ऐसे फायरिंग करते हैं जैसे वो एकदम वेल इक्विप्ड और ट्रेंड हो, इस तरह से। तो ये जो रोहिंग्या घुसपैठ करके भारत में आते थे और जिनकी मंशा भारत के खिलाफ कुछ करने की होती थी,
उनके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी। तो जैसे ही पाकिस्तान पर भारत ने जो अभी स्ट्राइक किया था और उसमें खास तौर पर जैश ए मोहम्मद को निशाना बनाया, आपने देखा उसका सबसे बड़ा संगठन का जो कैंप था वो बहावलपुर था। बहावलपुर पूरी तरह नष्ट हो गया, मलबा समेटने में कई महीने लगेंगे सलमान। तो वो नष्ट हो गया। तो इसके बाद अच्छा, उसकी फैमिली के, जैश ए मोहम्मद का जो सरगना है उसकी पूरी फैमिली को इस स्ट्राइक में भारत ने मार दिया। अब वो अकेला बच गया, मसूद अजहर। अब वो जाहिर सी बात है वो जहर उगल रहा है, और वो जहर ऐसा उगल रहा है कि उसने रोहिंग्याओं को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। ये जो भारत में आते थे, मैंने दो चीजें कहा, उनके पास ट्रेनिंग की कमी थी और हथियार नहीं थे। अब ये दोनों जैश ए मोहम्मद उनको मुहैया करा रहा है। और ये जो मैंने आपको कुछ बांग्लादेश के आतंकी संगठनों के नाम बताए, ये आतंकी संगठन उन्हें मुहैया कराते हैं, उनको रहने के लिए, उनको सारे कैंप्स में ले जाने के लिए। और दिलचस्प ये है कि जो रिपोर्ट आ रही है, अब इनके जो कैंप, ट्रेनिंग कैंप हैं, वो बांग्लादेश में चल रहे हैं, पाकिस्तान के कुछ सीमावर्ती इलाकों में चल रहे हैं, और फिर वहां से इनको ट्रेनिंग देने के बाद म्यांमार के रास्ते, म्यांमार और भारत की जो सीमा लगती है, जो 1640-43 किलोमीटर के आसपास की है, वहां से फिर भारत में घुसाया जाता है। तो ये इनका पूरा खेल चल रहा था, और इसी पर सबसे बड़ी चोट भारत ने अब करने की तैयारी कर ली है, और ये चीज, ये इनपुट भारत के पास पहुंच गया है। एक और चीज सामने आई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैश ए मोहम्मद ने म्यांमार के लिए करीब 42 लाख रुपए यानी $50,000 की रकम भेजी है। किस लिए? सोच कर देखिए, ये इन रोहिंग्याओं को ट्रेनिंग करने के लिए, ट्रेनिंग और हथियार के लिए। हाँ, मैंने दो चीजों की कमी थी इनके पास पहले से, अब इनको पैसे की आवश्यकता भी है। अब इनको फिदाइन बनाने की तैयारी की जा रही है। फिदाइन मतलब कि अब जैसे आप सुसाइड बॉम्बर देखते हैं कि वो खुद तो मरता ही है, साथ में कई लोगों को लेकर मरता है। जो हमारा पुलवामा अटैक हुआ था वो सुसाइड बॉम्बर्स ही थे। तो इस तरह से अब इन्हें बनाने की कोशिश की जा रही है। और सबसे बड़ी बात कि जो $50,000 यानी कि जो 42 लाख रुपए दिए गए हैं, ये पैसा बर्मी मुजाहिदीन को दिया गया है। बर्मी मुजाहिदीन को, जो एक खुद प्रतिबंधित संगठन है, और बर्मी मुजाहिदीन ने इसका इस्तेमाल कहां करना है, बर्मी मुजाहिदीन इसका इस्तेमाल ऑपरेशन कैसे करना है, ट्रेनिंग कैसे होगी, हथियार कैसे आएंगे, इसके लिए करेगा। तो एक जो चीज है ये क्लियर हो गई है कि अब रोहिंग्या, जो अभी तक तो आमतौर पर वो घुसपैठ करते थे और भारत के खिलाफ अंदर आकर हिंदू मुसलमान जैसा माहौल भड़काते थे, वो अब हथियारों के साथ आएंगे। हाँ, अब वो फिदाइन बनकर आएंगे, वो अब हथियारों के साथ आएंगे, वो अब ट्रेनिंग लेकर आएंगे। और यही जो खुफिया रिपोर्ट है, ये भारत की सरकार को चौकन्ना कर रही है। और इसलिए इस वक्त जो सबसे ज्यादा डिबेट आपने देखा होगा, कि चिकन नेक को लेकर भारत बहुत ज्यादा सिंसियर हो गया है, बहुत ज्यादा चौकन्ना हो गया है, इसी वजह से, इसी इंटेल रिपोर्ट के बाद। और सबसे खास बात देखिए, इसमें उम्र की सीमा भी कर दी गई है। जो अभी बर्मी मुजाहिदीन ने जो अपने यहां भर्ती शुरू की है, उसमें उन्हीं लड़कों को लिया जा रहा है जिनकी उम्र 16 साल से लेकर 25 साल 27 साल के भीतर है। मतलब जो युवा है, बेरोजगार है, को लिया जा रहा है, और जिनको आसानी से, जिनका माइंड वॉश किया जा सकता है। अनुभवी लोगों का माइंड वॉश नहीं किया जा सकता। ये चीज ये समझ गए हैं, आतंकी संगठनों को ये बात समझ में आ चुकी है। इसलिए युवाओं को, और खास तौर पर जो जिनकी उम्र अभी पढ़ने की है और उनके पास कोई काम नहीं है, वो पढ़ाई भी नहीं करे, उनको टारगेट करके बर्मी मुजाहिदीन अपने यहां शामिल करना चाहता है। जो जैश ए मोहम्मद का एक शैडो है, शामिल करके उन्हें हथियार देगा, उन्हें ट्रेनिंग देगा, ऑपरेशंस कैसे करना है ये बताएगा, और उनके परिवारों को एक, मतलब आपने देखा होगा कि सहायता करने के नाम पर उनके परिवारों को भी मिसगाइड किया जा रहा है, उनका भी माइंड वॉश किया जा रहा है कि आप अपने बच्चे को हमारे पास भेज दो, हम इसे एक सेना की तरह, जवान की तरह तैयार करेंगे, और आपको जो आपका बेटा अभी तक कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन अब आपका बेटा काम करेगा तो इसके बदले आपको पैसे मिलेंगे। तो परिवार वाले भी वहां के म्यांमार के राजी हो जा रहे हैं। अच्छा, 7 तारीख के ऑपरेशन सिंदूर में अगर ये ठोक दिया जाता सर मसूद अजहर, तो शायद ये वाली नौबत नहीं आती। इसके पहले से भी, जैसे मैंने आपको कहा कि जब ये ऑपरेशन चल रहा था, उसके पहले से ही एक फ्रंट खुला हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि ये तैयारी बहुत पहले ही पाकिस्तान की तरफ से की जाती है। हाँ, पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा था
हाँ, अब कि चेंज हमें कर दी गई हाँ है। कि हमें जम्मू कश्मीर के रास्ते हमारा घुसपैठ कभी ना कभी तो रुक जाएगा पूरी तरह। और भारत ने अब जो पॉलिसी अपनाई उसमें क्या कहा है कि एक भी आतंकी घटना जम्मू कश्मीर में होती है तो उसे हम युद्ध एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। मानेंगे। हाँ, एक्ट ऑफ वॉर अच्छा सर, मानेंगे, पाकिस्तान, युद्ध बांग्लादेश और मानेंगे। म्यांमार आतंक के खिलाफ फिलहाल 3 फ्रंट खुल गए भारत के लिए, ये कहना गलत देखिए, नहीं होगा? म्यांमार में जो अपनी सेना है, वहां की जो जुनता है, हम्म। वो तो सीधा के यही तो कह रही है कि अभी तक उसकी भी लड़ाई आप देखेंगे मोटे तौर पर तो उग्रवादियों से है, आतंकवादियों से है। दूसरी तरफ जो वहां के जो बागी हैं, जो इस वक्त लड़ाई लड़ रहे हैं सेना के खिलाफ, जिसे अराकान आर्मी कहा जा रहा है, अराकान आर्मी भी उसकी जो पॉलिसी है वो भी भारत के खिलाफ नहीं है। वो भी भारत को नुकसान पहुंचाने वाली पॉलिसी नहीं है, लेकिन उसे चूंकि एक उग्रवादी संगठन वहां की सेना मानती है। अब वो भारत मानता है, ऐसा अभी तक भारत की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन इसके बाद भी अच्छा एक और चीज सामने आ रही है कि अराकान आर्मी को भी अब इन दिनों उसका भी माइंड वॉश किया जा रहा है, क्योंकि उसके पास जो लड़ने के लिए साजो सामान आ रहे हैं वो चीन से आ रहे हैं। तो अराकान आर्मी के लोग भी हो सकता है कि कल को बागी होकर भारत के खिलाफ उतर जाएं। और भारत को जो एक सबसे बड़ा डर मतलब भारत के लिए जो नुकसान हो सकता है वो है सिटवे पोर्ट, जिसके जरिए हमने आपको एक पहले वीडियो में हमने चर्चा भी की थी कि पलेटुआ होकर नॉर्थ ईस्ट का एक रास्ता खुलना था। भारत ने एक नया कॉरिडोर बनाने का प्लान किया था, लेकिन उस प्लान पर अराकान आर्मी के अगर लोग बागी हो जाते हैं तो पानी फिर सकता है, क्योंकि वो पूरा रखाइन प्रांत से होकर जाएगा जहां पर इस वक्त अराकान आर्मी का कब्जा है। तो ये एक बड़ी चीज है। तो पहले से ही तैयारी इसकी कर ली गई थी पाकिस्तान की तरफ से कि एक फ्रंट तो हमें एक विकल्प के तौर पर खोलकर रखना है। और तभी आपने देखा होगा कि भारत, चूंकि कश्मीर के रास्ते पाकिस्तान बॉर्डर पर जो युद्ध चल रहा था उस पर तो दुनिया की नजर थी, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर पर जो एक युद्ध चल रहा था उसे कोई देख नहीं पाया। 14 जिस तरह से आपने देखा होगा कि 26 से ज्यादा आतंकी भारत ने मारे अपने स्ट्राइक में, उसी तरह 14 आतंकी उस दिन 7 मई को पाकिस्तान में मारे और 14 मई को 14 आतंकी मारे म्यांमार की सीमा पर। तो ये इसका मतलब साफ था कि पहले से तैयारी है। बिल्कुल, मतलब ये भी साफ है कि अब एक भी आतंकी घटना होगी तो वो आतंकी अब सीधा मतलब जन्नत कहें या फिर जहन्नुम कहें, जहां भी ये लोग जाते होंगे वहां पहुंचा दिया जाएगा। जिस तरीके से सर ने बताया कि म्यांमार बॉर्डर पर भी गोलाबारी शुरू हो चुकी है, आतंकियों को ठिकाने लगाने का काम शुरू हो चुका है। बाकी मसूद अजहर जैसे लोग पाकिस्तान या फिर जम्मू कश्मीर वाले बॉर्डर से कामयाब नहीं हो पाए तो बांग्लादेश और म्यांमार के रास्ते तो क्या ही कामयाब हो पाएंगे। बाकी वो अल्लाह का शुक्र मना रहा होगा कि कुछ घंटों से उसकी जान बच गई, वरना आज मसूद अजहर जिंदा नहीं होता। और इस तरीके का जो ये घटनाओं का अंजाम दे रहा है बांग्लादेश और म्यांमार में आतंकी संगठन ये चला रहा है, पाकिस्तान से ट्रेनिंग देकर बांग्लादेश और म्यांमार में युवाओं को भेज रहा है, वो काम शायद अब नहीं कर रहा होता और उम्मीद आगे नहीं कर पाएगा, जिस तरीके से भारतीय सेना इनके सफाई का अभियान चलाए हुए। बाकी सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकी दर्शकों आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।